गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे इस नए वीडियो में सबका स्वागत करते हैं। तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि सर एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी बनाया जाए, सोर्सेस ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो लोग एमए पढ़ रहे हो, या जो लोग नेट सेट की प्रिपरेशन ले रहे हो या लोगे, और यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले से अंत तक तुम लोग जरूर देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। और एक बात को हम बोलेंगे कि जब भी तुम ये वीडियो देखोगे, अपने खाता रखो अपने पास और नोट डाउन करते रहो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से आता है एग्जाम में। सोर्सेस ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुस्लिम्स आक्रमण से पहले हमारे देश में कैसा हिस्ट्री था, कैसा समाज था, कैसा पॉलिटिक्स था, कैसा अर्थनीति था, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारे जो भी घटनाएं उस वक्त घटे थे, उनको जानने के लिए हम लोगों को सोर्सेस के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। हालांकि एक बात हम तुम लोगों को पहले ही बता देते हैं, जनरली हम लोग जैसे सोर्सेस देखते हैं वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, उस लेवल का सोर्स इस इस टाइम के दौरान हम लोगों को नहीं मिलता। फिर भी जितना भी हम लोगों को लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं, या जितने भी सोर्सेस मिले, हालांकि डायरेक्टली हम लोगों को हिस्ट्री रचना करने के लिए उस लेवल में सहायता नहीं करता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली हिस्ट्री को रचना करने में। पहले हम यहाँ पर एक मैप दिखा देते हैं तुम लोगों को। ये अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज थे, वो इंटरनेट से मैंने ये लिए हैं। तो यहाँ पर तुम लोग जरूर ईस्टर्न साइड देख पा रहे हो, पालस, और उसके लेफ्ट साइड में कलचुरीज, और उसके लेफ्ट साइड में चांदलस, पारमरस, गुर्जर प्रतिहारस। साउथ में तो तुम लोग जरूर देख पा रहे हो चोलस एंड चालुक्यस, दिस टाइप ऑफ डायनेस्टीज। तो इसका दिखाने का मतलब यही है कि उस वक्त की पॉलिटिकल सिस्टम को समझा जाए। अब आते हैं कि जैसे जनरली हम लोग हिस्ट्री को अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या सोर्स ज्यादातर मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलते हैं और लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं। मतलब इन दोनों दो टाइप के जो सोर्सेस हैं, इससे ज्यादा हम लोगों को मदद मिलते हैं। तो पहले लिटरेरी सोर्स की बात करेंगे अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में। जो पहला टेक्स्ट की बात आज हम करने वाले, संस्कृत में लिखा गया बाणभट्ट का हर्षचरित। हम लोग सब लोग जानते हैं बाणभट्ट जी थे हर्षवर्धन के सभा कवि। उनके साथ हर वक्त वो रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एज ए लिटरेरी सोर्स बाणभट्ट हर्षचरित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात हम तुम लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि हर्षचरित का जो जो अगर हम लोग नेचर या उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को अगर बात करेंगे, डेफिनेटली हर्षवर्धन के दौरान उस वक्त की भारतवर्ष की हर हिस्से को इस ग्रंथ में टच किया गया, स्पेशली हर्षवर्धन से रिलेटेड। लेकिन ये क्योंकि ये हर्षवर्धन के सभाकवि थे, इसलिए इनको सेक्युलर टेक्स्ट नहीं बोला जा सकता। तो इस बात के तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि उनके प्रभु थे हर्षवर्धन, और ज्यादातर बातें हर्षवर्धन के पक्ष में रखकर ही किया गया है इस टेक्स्ट में। दूसरी टेक्स्ट की बात करेंगे विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित ये जो टेक्स्ट है, कश्मीर की महान कवि बिलहन का रचना है। ये बिलहन के टाइम के ये जो टेक्स्ट का जो मेन जो सब्जेक्ट है वो है विक्रमादित्य सिक्स की बायोग्राफी है, जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। और उस दौरान 11th सेंचुरी में लिखा गया ये टेक्स्ट। उस 11th सेंचुरी की पहले की भी कुछ राजा की बात किया गया है, और उसके साथ साथ जो डेक्कन के एरिया है, वहां पर पॉलिटिक्स, वहां पर समाज, वहां पर जो कल्चर, इसके बारे में भी बहुत सारे बातें इस टेक्स्ट में हम लोगों को मिलते हैं। अब आते बंगाल की तरफ। बंगाल की एक अर्ली मिडिवल पीरियड में एक बहुत बड़ा संस्कृत टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संध्याकर नंदी के रचना किया हुआ रामचरितम। ये रामचरितम जो है, इसमें भी हम बोलेंगे कि सिक्युलरिज्म की बात, मतलब सॉरी, सिक्युलर बात नहीं है, मतलब पक्ष लिया गया है।
रामपाल की भी बात यहाँ पर किया गया है, पाल राजा, और रामायण की जो राम के बारे में भी यहाँ पर बातें किए गए, मतलब दो मीनिंग वाली बातें यहाँ पर किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पाल डायनेस्टी जब बंगाल में चल रहा था, एंड में क्या हुआ था, और कई बार तो रिवॉल्ट उस वक्त हुआ था, उसके बारे में भी तथ्य हम लोगों को इस टेक्स्ट से पता चलता है। फिर भी हालांकि एज ए हिस्टोरिकल सोर्स उस लेवल में हम अभी बोल रहे हैं कि सेक्युलर जो मतलब किसी भी पक्ष को लेके ऐसा रचना किया गया, ऐसा नहीं है। ये पक्ष को लिया गया, पार्शियलिटी को ऐसे हम लोग देखते हैं इस टेक्स्ट में। अब आते हैं और एक विषय के ऊपर, ये है वो संस्कृत के अलावा भी हम लोगों को अर्ली मिडिवल इंडिया में जो लोकल लैंग्वेज है या प्राकृत है, उसमें भी हम लोगों को देखने के लिए टेक्स्ट मिलते हैं। जैसे 8th सेंचुरी में ये टेक्स्ट है बागपति राज की गौरवाह। इस टेक्स्ट में बागपति राज कनौज की जो राजा थे यशोवर्मन, वो बंगाल को आक्रमण किए थे, उसके बारे में इस टेक्स्ट में लिखा गया है। हालांकि इस टेक्स्ट में बहुत सारे कल्प कहानी का भी हम लोगों को इसमें भी पता चलता है। तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये उस दौरान बंग विजय को लेकर। अब इसके बाद जो जिस टेक्स्ट की बात आते हैं वो है जयसिंह की रचना किया गया कुमारपाल चरित। ये चालुक्य डायनेस्टी के राजा कुमारपाल की जीवन के बारे में लिखा गया एक टेक्स्ट है। इसमें ज्यादातर और एक हम लोग इस काल में देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम संस्कृत के अलावा और एक टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो पद्मगुप्त की लिखा हुआ है, नवशशांक चरित। नवशशांक चरित 11th सेंचुरी की शुरुआत में लिखा गया। ये इसमें गुर्जर वंश का एक राजा के बारे में लिखा गया है। तो गुर्जर प्रतिहार के जो राजा थे उनके बारे में ये डिटेल्स इसमें है। सॉरी। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इस दौरान जितने भी टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं उसमें से ज्यादातर एज ए लिटरेरी सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज ए हिस्टोरिकल सोर्स उस लेवल में शायद हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलते। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री को रचना करना, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब टेक्स्ट। अब आते हैं हिस्टोरियन के बारे में। अर्ली मिडिवल इंडिया में हमारे देश में जिसका नाम सबसे पहले आते हैं वो है कलहन के राज तरंगिनी जो टेक्स्ट 12th सेंचुरी में लिखा गया, कश्मीर की इतिहास राजा तरंगिनी। इस 12th सेंचुरी को तो है ही अर्ली मिडिवल इंडिया में, भारतवर्ष में अगर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो एक कलहनस के राजा तरंगिनी के नाम आते हैं। इस टेक्स्ट में हालांकि 7th सेंचुरी से पहले वाला जो डिस्कशन किया गया है उसमें उस लेवल की रेफरेंस ना होने की वजह से शायद वो हिस्ट्री को उस लेवल में लिखा नहीं गया है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमण से पहले भारतवर्ष में कोई साधारण जनगण के सामने अगर हिस्ट्री को सही ढंग से अगर किसी ने उपस्थापन किया है वो है कलहन की इस लेखनी के चलते हम लोग जानते हैं। कनिष्क के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा पता चलता है। और 7th सेंचुरी के बाद के कश्मीर की हिस्ट्री जो हम लोग जानना चाहते हैं, अगर कश्मीर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा टेक्स्ट है। उस दौरान कलहन के जो ये टेक्स्ट है राजतरंगिनी से हम लोगों को ये पता चलता है उस दौरान की पॉलिटिक्स, उस दौरान की सोसाइटी, उस दौरान की जो जनगण की जो मानसिकता थे उसके बारे में भी हम लोगों को डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलता है इस कलहंस के। इसलिए ये ऐसा टेक्स्ट है जिसको बोला जाता है फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो तुम लोगों को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में, चाहे वो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की हो या जॉब रिलेटेड एग्जाम हो या इंटरव्यू बोर्ड हो, हर जगह में ये टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं कलहन को अनुसरण करके एक टेक्स्ट लिखा गया था, जोनराज करके थे, जो 1459 में उनका मृत्यु हो गया था। जैनुल आबिदीन जो कश्मीर के राजा थे उनके दौरान के इतिहास को लिखा गया था। लेकिन उनकी मौत हो जाने के बाद उसके बाद की जो स्पेशली अर्ली मिडिवल इंडिया में कश्मीर के और एक जो बड़ा हिस्सा को सबके सामने लाए थे उनका ही शिष्य था जिनका नाम है श्रीबर।
इनका टेक्स्ट का नाम है जैन राज तरंगिनी। इस टेक्स्ट में 1459 टू 1486 इस दौरान की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पता चलता है। अब आते हैं सिर्फ कश्मीर नहीं, क्योंकि हम लोगों को ये याद रखना है कि कश्मीर की हिस्ट्री के बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रोविंशियल लिटरेरी सोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो उसमें सबसे जो स्टेट सबसे आगे आते हैं वो है गुजरात। हम लोग देखते हैं गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स इस दौरान लिखा गया है। इनमें से कुछ हमने नाम इधर दिए हैं। सोमेश्वर की रचना किया गया रसमला कीर्ति कौमुदी, और अड़े सिंह का रचना किया गया सुकृत संकीर्तन, मेरुतुंग कृत और प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर की प्रबंध कोश, जय सिंह की हम्मीर मदमर्दन, वस्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति, उदय प्रभा का सुकृति कल्लोलिनी, रामचंद्र का बसंत विलास। तो इन सब टेक्स्ट से हम लोगों को सिर्फ गुजरात की हिस्ट्री के बारे में ही नहीं, गुजरात के चरण कविताएं और जो लोक संस्कृति, उनकी जो प्रोविंशियल्स जो कल्चर, उसके बारे में भी हम लोगों को इन सब टेक्स्ट से बहुत कुछ पता चलता है। और चालुक्य डायनेस्टी के दौरान गुजरात की इन सब चीजों को मतलब इस दौरान चालुक्य डायनेस्टी चल रहा था, तो हम लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर के बाद जो भारतवर्ष में अगर कोई प्रोविंशियल लिटरेरी सोर्स का चर्चा किया गया था वो वहां पर गुजरात में। अब गुजरात से सीधा चलते सिंध रीजन में जो नजदीकी है। ऐसा माना जाता है कि चरण कथा के माध्यम से हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज पता चलता है। इनमें से ही एक बड़ा टेक्स्ट है चाचनामा, जो अली बिन अबू बकर की कुफी साहब के ऐसा रचना किया गया माना जाता है, और फारसी लैंग्वेज में ये लिखा गया। तो ये ऐसा माना जाता है कि सिंध राज्य की इतिहास, स्पेशली 712 में जो सिंध आक्रमण हुआ था उसके बाद की जो घटनाएं, मतलब उस वक्त उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो इस टेक्स्ट से हम लोगों को पता चलता है। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स मैंने एक वीडियो बनाया था सिंध रीजन में, रीजन्स ऑफ मतलब इफेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इन्वेशंस इन सिंध रीजन। तो उस वीडियो को तुम लोग देख सकते हो। अब आते हैं कि सिर्फ कश्मीर, गुजरात और सिंध रीजन नहीं, बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स इस दौरान हमारे देश में भी आए थे। इनमें से दो का नाम आज हम लेंगे। एक है ह्यूएन सांग, उनका जो टेक्स्ट का नाम है सीयू की। ह्यूएन सांग जो चाइना से आए थे, मेनली वो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे। 630 टू 645 इस दौरान वो हर्षवर्धन की जो कोड है वहां पर रहा था, और बहुत सारे लोगों से भी मिले थे। थानेसर, स्पेशली कनौज अधिपति हर्षवर्धन के राज्यसभा में रहने के कारण इतने चीजों को देखने के लिए उनको मिला था। और बहुत सारे उनकी उनकी डिस्क्रिप्शंस में हम लोगों को पता चलता है उस वक्त के इकोनॉमी, उस वक्त के कल्चर, उस वक्त के पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन हम लोगों को याद रखना ही ये टेक्स्ट एक्चुअली ह्यूएन सांग बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे। उनका जो दृष्टिभंगी देखने का था वो था कि बुद्धिस्ट एज ए बुद्धिस्ट मंक वो देख रहे थे। लेकिन इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट उस लेवल में इनको देखा नहीं जाता है। लेकिन इस दौरान की हिस्ट्री को अगर जानना है तो सीयू की को हम लोगों को जरूर पढ़ना है। और यहाँ पर भी वही वाला बात जो हम बनबाटे के बारे में बोले थे कि क्योंकि राज्यसभा में रहे थे हर्षवर्धन के, तो इसीलिए यहाँ पर भी देखा गया एक चीज कि हर्षवर्धन के बारे में प्रशंसा किया गया ज्यादा है, और शशांक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे बातें किए हैं जो अच्छा नहीं है। तो मतलब शशांक के बारे में अच्छा सोच इनका नहीं रहा था। तो इसलिए जितना भी कोई भी गलती हो, लेकिन एज ए हिस्ट्री को अगर हम लोगों को इस दौरान का पढ़ना है तो सीयू की को जरूर पढ़ना है। इसके साथ साथ और एक हिस्टोरियन का नाम हम बताएंगे, ईत सिंह जो 7th सेंचुरी के एंड में आए थे ह्यूएन सांग के बाद, वो भी चाइना से आए थे। और इनका भी डॉक्यूमेंट्स उस दौरान की समाज और जो जीवन यात्रा के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। अब आते हैं अरेबियन ट्रैवलर्स की तरफ। चाइना से जो ट्रैवलर्स की बातें हमने अभी की है, उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अरब से भी बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं, जो लोग एज ए ट्रैवलर आए थे, एज ए ट्रेडर आए थे।
तो इनमें से ही एक ट्रेडर्स का नाम बोला जाता है सुलेमान। सुलेमान का जो राइटिंग है वो 9th सेंचुरी के मिडिल भाग में वो भारतवर्ष में आए थे, और उस दौरान हमारे इनकी जो रचना है, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलते हैं सुलेमान के डिस्क्रिप्शन से? पालस, राष्ट्रकूटस, गुर्जर प्रतिहारस, ये जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ था इनके बारे में बहुत सारा डिटेल्स हम लोगों को ये सुलेमान की राइटिंग से पता चलता है। और उसके बाद की घटना के अगर जानना है तो और एक अरब पर्यटक के बारे में हम लोगों को मालूम होता है, वो है अल मसूदी। इनका डिस्क्रिप्शन 10th सेंचुरी के दूसरे दशक में इनका रचना किया गया। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हम लोगों को प्रतिहार राज्य के बारे में पता चलता है। प्रतिहार राज्य के बारे में बहुत सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स ये अल मसूदी की राइटिंग्स में हम लोगों को पता चलता है। अब आते हैं आदि मध्यकालीन भारतवर्ष में श्रेष्ठ, जिसको हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर बोलेंगे, तो ये जहां से हम लोगों को अर्ली मिडिवल इंडिया में बहुत सारे चीजों के बारे में पता चलता है, वो है अल-बिरूनी की तहकीकी हिंद। अल-बिरूनी जो थे उस ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन मध्य एशिया में उसके जैसा दूसरा कोई पर्सन नहीं था, और इतना पंडित थे अल-बिरूनी साहब। तो उनका वो आए थे, गजनी के जो शासक थे महमूद, उनकी राज्यसभा में वो थे। तो अल-बिरूनी 1030 इस दौरान भारतवर्ष जब महमूद आक्रमण किए थे उनके साथ भारतवर्ष में वो आए, और भारतवर्ष में बहुत दिन तक वो रहे थे, और हर जगह बहुत सारे जगह उन्होंने विजिट किए, बहुत लोगों से मिले। इसीलिए इनका जो इस डिस्क्रिप्शन है तहकीकी हिंद, इनमें हम लोग देखेंगे उस वक्त की राष्ट्र व्यवस्था, उस वक्त की पॉलिटिक्स, ये थोड़ा कम हम लोगों को मिलता है, लेकिन सबसे जो चीज ज्यादा मिलते हैं वो है समाज, वो है धर्म, वो है मैथमेटिक्स के बारे में, वो है डेली लाइफ ऑफ द साधारण पीपल, जो भी जनरल आदमी थे उन लोगों का कैसे जीवन यापन चलता था, इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोगों को पता चलता है। और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और जो ज्योतिर्विज्ञान हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में वो देख के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। और इनके बारे में ये तहकीकी हिंद में अल-बिरूनी साहब बताते हैं कि भारतवर्ष के जो ज्ञान है और जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत ही अलग था पूरी दुनिया भर के लोगों से। और ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष के लोगों को उन्होंने बहुत प्रशंसा किए हैं, लेकिन एक चीज में उन्होंने बोला है कि भारतवर्ष के जो लोग हैं वो रियलिटी को कम समझते थे, मतलब कम उनको तवज्जो देते थे, और लोगों को भी प्रशंसा सब ज्यादा नहीं करते थे। और उनका एक सोच ये भी था कि भारतवर्ष के जो लोग हैं उस वक्त के रियलिटी को कम समझते थे, इसके चलते उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। 170 साल, मतलब ऐसा माना जाता है कि अल-बिरूनी के आने के बाद 170 साल के अंदर अंदर ही पूरे उत्तर भारत में तुर्की शासन, मतलब तुर्की लोग कब्जा कर लिए थे। तो ये अल-बिरूनी का मानना यही था कि उस रियलिटी को वो लोग कम समझते थे। अगर वो लोग वास्तव को अगर सही ढंग से देख लेते तो ये आक्रमण भी नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है, जो भी युद्ध होता, हम लोग इकट्ठा नहीं लड़े थे नॉर्थ इंडिया में, तो वो मुस्लिम आक्रमण नहीं, हम लोग उसी वक्त मुस्लिम आक्रमण को रोक सकते थे। तो अब आते हैं साउथ इंडिया में। हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया के बारे में, लिटरेरी सोर्स के बारे में अभी बात की है। अब आते हैं दक्षिण की तरफ। उत्तर भारत में हम लोगों ने जो भी लिटरेरी सोर्स के बारे में बात की, ज्यादातर संस्कृत के टेक्स्ट है। दक्षिण में भी बहुत सारे हम लोगों को लिटरेरी सोर्स के बारे में पता चलता है। यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट प्रबंध के रूप में हम लोगों को मिलते हैं, जैसे कलम्बकम, उलाई को और कोबाई, इस टाइप का आदि मध्यकालीन भारतवर्ष में बहुत सारे इस टाइप का रचनाएं हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट दिए हैं, और इससे हम लोगों को क्या क्या पता चलता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दंडिक कोबाई, ये जो काव्य है, यहाँ से हम लोगों को पांड्य डायनेस्टी के किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में नहीं, टोटल पर्टिकुलर पांड्य डायनेस्टी के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर भी अतिरंजित की बात, मतलब जो कल्पनाएं की बातें सामने भी आते हैं। इसके बाद की जो टेक्स्ट है वो नंदी कलम्बकम। तो यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी के राजा नंदी बर्मन थर्ड की जो युद्ध की कहानी है, वहां पर इस टेक्स्ट में हम लोगों को मिलते हैं।
चोल राजत्व के दौरान यहाँ पर इस टाइप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला राइटिंग भी हम लोगों को मिलते हैं। इनमें से एक टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं कलिंगुतु पर्णी, ये जयगोंडा का रचना किया गया है। ये प्रथम कुलोत्तुंग जब कलिंग आक्रमण किए थे उस दौरान की डिस्क्रिप्शन हम लोगों को ये कलिंगुतु पर्णी में मिलता है। और उसके बाद तीन जो चोला राजा थे, छोटा छोटा राजा के बारे में पता चलता है, विक्रम चोला, कुलोत्तुंग सेकेंड, राजराज सेकेंड, और इनके बारे में जो छोटा छोटा काव्य रचना किया गया है उटिकुट्टुन और उल्लास, और तो इस टाइप का टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं, जहां से हम लोगों को इन तीनों चोल राजा के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। अब आते हैं सिर्फ तमिल लैंग्वेज में नहीं, कन्नड़ लैंग्वेज में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला है। तो महाभारत की स्टोरी को ऊपर बेस्ड करके दो टेक्स्ट के बारे में हम लोगों को पता चलता है। एक है कल्प भारत और दूसरा है गदा युद्ध। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट और चालुक डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। अब आते हैं कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स के बारे में। पहले हम आते हैं इंस्क्रिप्शंस। अर्ली मिडेबल इंडिया में इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानने में, ऐसा माना जाता है। हालांकि जितना भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन या तथ्य हम लोगों को मिलते हैं वो जो एंशिएंट पीरियड में जिस तरह की हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस मिला है उस लेवल का इंस्क्रिप्शन नहीं है। ज्यादातर इंस्क्रिप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड और लैंड ग्रैंड रिलेटेड। तो यहाँ पर देखा गया है कि राजा की गुणगान किया गया है और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो मैंने यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस का लिस्ट दिए हैं। वो है कलिमपुर इंस्क्रिप्शंस ऑफ धर्मपाल, जो पाला डायनेस्टी के राजा थे। भागलपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायणपाल, वो भी पाला डायनेस्टी के राजा थे। मुंगेर एंड बाडल प्रशस्ति ऑफ देवपाल, वो भी पाला डायनेस्टी के राजा थे। देवपाड़ा प्रशस्ति उमापति धर, वो जो विजय सेन डायनेस्टी के राजा थे, उनके बारे में पता चलता है यहाँ से। ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ किंग मिहिर भोज के बारे में हम लोगों को डिटेल्स मालूम होते हैं। और लास्ट में मैंने दिया है जगजीवनपुर कॉपर प्लेट और मालदा वेस्ट बंगाल, ये भी पाला डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। और इन सब इंस्क्रिप्शन से जो चीजें हम लोगों को मिलते हैं उस वक्त के समाज, उस वक्त के लैंड ग्रांट की जो नेचर और लैंड्स की नेचर और वहां पर रिलीजियस थॉट्स और इसके बारे में और राजा की जो लिस्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को इन सब इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। यहाँ पर मैं जगजीवनपुर जो अभी मालदा की बात की है, वहां पर हम तुम लोगों को दिखाने के लिए पिक्चर दिखा रहे हैं। जगजीवनपुर जो अभी मालदा में मैंने बताया, वहां पर मैं विजिट किया था। ये एक्सकवेशन साइट है, यहाँ पर फलक लगा हुआ है और वो पीछे दाहिनी तरफ जो देख रहे हो वो पीछे वो म्यूजियम बनाने की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके देखरेख में है। तो उस वक्त हम जब गए थे 1 साल पहले, तो उस वक्त वो चालू नहीं हुआ था। अब आते हैं ऐसा भी इंस्क्रिप्शंस जहां पर और एक बात हम इस दौरान हम बता देते हैं, जो भी हम लोगों को कॉपर प्लेट मिलता है ना, तो उसमें जो भी रचना शैली है उनमें से हम लोगों को एक चीज बहुत ही कॉमन मिलता है कि पहले ये ज्यादातर जो लिपि है वो है सबक जो गद्य के मतलब होता है ना, प्रोज स्टाइल की लिखा जाता है। और यहाँ पर जो डोनेट कर रहा है उस डोनेशन के चलते वो पहले जो देवता को वो पूजा करते हैं उसके बारे में स्तुति करते हैं। उसके बाद देवता का जयगान करने के बाद फिर अपना जो अगर राजा डोनेट कर रहा है तो राजा का डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, उनका पूर्व पुरुष की बातें लिखा जाता है। और उसके बाद जिसको दान किया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन उसके पूर्व पुरुष के बारे में लिखा जाता है। तो इसके बारे में अगर कोई इसको तो ये डिटेल्स है। ज्यादातर अर्ली मिडिवल इंडिया में जितना भी कॉपर प्लेट या जितना भी लैंड ग्रांट्स हम लोगों को मिलते हैं जनरली साउथ नॉर्थ सभी में ये जनरल फीचर्स है। अभी आते हैं इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम साउथ इंडिया। और भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जहां पर राजा के प्रशस्ति मतलब स्तुति किया गया है और धर्म प्रतिष्ठान के बारे में डिटेल्स हम लोगों को मिलते हैं। धर्म प्रतिष्ठान में ये ज्यादातर इंस्क्रिप्शन भी हम लोगों को मिले हैं। तो मतलब राजा के बारे में स्तुति किया गया है इन सब इंस्क्रिप्शन में। पहला इंस्क्रिप्शन हम अभी बताएंगे, ये है तंजावुर टेम्पल। ये तंजावुर टेम्पल में हम लोग देखते हैं कि राजराजा चोलस के इंस्क्रिप्शंस हैं।
ये तांजावुर टेम्पल में हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं मंदिर के बारे में और उनके शासनकाल के बारे में और भूमिदान के बारे में और उस दौरान राज्य की अर्थनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद जो दूसरा इंस्क्रिप्शन मैंने अभी यहाँ पर दिया हुआ है वो है वीर राजेंद्र का तिरुमुकुद्दल इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है वीर राजेंद्र का इंस्क्रिप्शन में कि कितने तरह का मेडिसिन स्टॉक में है चिकित्सालय में, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और तीसरा जो इंस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर लिखा है वो इंस्क्रिप्शन का नाम है काकतीय डायनेस्टी के दौरान मट्टुपल्ली इंस्क्रिप्शन, जो समुद्र वाणिज्य के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी जो हमने बोला एक कॉपर प्लेट के बारे में, ये मैं नासिक में था, एक ट्रेनिंग में गए थे कॉइन्स में, IIRNS में। वहां पर हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान पहली बार मैंने ये कॉपर प्लेट देखा था। तो जस्ट तुम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कॉपर प्लेट होता था पहले, बहुत सारे पेज होता था, उसको बांध दिया जाता था। मैंने अभी जो बोला कि कॉपर प्लेट नॉर्थ साउथ में जनरली एक फीचर ही मिला है। जो डोनेट कर रहा है उसके बारे में, उनके देवता के बारे में, उनके पूर्व पुरुष के बारे में, और जो दान ग्रहण कर रहे हैं, जिसको दिया जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स, उनके पूर्व पुरुष के बारे में डिटेल्स, और क्या क्या दान किया जाता था, उसमें क्या क्या होता था, क्या क्या शर्त लगाया जाता है, सब इसको यहाँ पर इस कॉपर प्लेट में लिखा जाता था। तो हम ये दिखाने के लिए हम ये पिक्चर तुम लोगों को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज है कि अभी कुछ प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे जो साउथ इंडिया में हम लोगों को मिलते हैं, जहां पर राजाओं की कीर्ति, बहुत सारे डिटेल्स हम लोगों को मालूम होता है अर्ली मिडिवल इंडिया में। पहले प्रशस्ति का नाम हम दिखाते हैं आयल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो चालुक्य डायनेस्टी के द्वितीय पुलकेशी जो राजा थे उनके ऊपर उनसे रिलेटेड ये प्रशस्ति है। और दूसरा है टालगुना पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ कदम्बो राजाओं के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, उनकी राज परिवार और उनका जो अच्छे अच्छे काम उन लोगों ने करके गए उसके बारे में डिटेल्स मालूम होता है। और तीसरा इंस्क्रिप्शन के बारे में मालूम होता है कि चोल राजा राजराज थाट के दौरान तिरुवेंडीपुरम इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन, सामंत राजा और जो प्रतिवेशियों का आक्रमण हो रहा था और हॉयसल डायनेस्टी के हेल्प लेके वहां से वो लोग रिलीफ मिला था, इसके बारे में ये डिटेल्स हम लोगों को मिलते हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है उत्तर मरु इंस्क्रिप्शन परंतक फास्ट। ये उत्तर मरु इंस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ इस इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को स्थानीय जो प्रशासन था उनका जो इलेक्शन कैसे होता था, ये उत्तर मरु इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद के जो है और एक स्तुति हम लोगों को मिलता है तंजावुर तिरु थिदाई भरली शैव स्तुति। यहाँ पर हम लोगों को जो मिलते हैं वो है विख्यात साधक जो थे नान समबंदर कृत कि वो स्तोत्र हम लोगों को यहाँ पर ये हम लोगों को मिलता है। ये मैंने इंटरनेट से लिए तुम लोगों को दिखाने के लिए तालगुना पिला इंस्क्रिप्शन जो अभी हमने बोला कदम्ब डायनेस्टी के दौरान। अभी आयोल पिला इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति का तुम लोगों को मैंने अभी बोला जो पुलकेशी सेकंड के दौरान रचना किया गया था। और ये उत्तर मरु इंस्क्रिप्शन जब अभी हमने बोला कि जो स्थानीय निकाय की जो मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता था चोला डायनेस्टी के दौरान उनका कैसे इलेक्शन होता था उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा माना जाता है हमारे जो सर थे उस दौरान विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सुब्बा सर को पहले मेरा प्रणाम। तो सर बताए थे क्लास में, मुझे याद है कि एक कलश रखा जाता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे क्योंकि चोलस के दौरान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे, मतलब लोकली वो लोग इंडिपेंडेंस थे और सेंट्रल वो हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन ऑफिसर्स आते थे, उनके सबके सामने इलेक्शन होता था और एक घड़ा रखा जाता था, वहां पर ताल पत्ते में नाम लिखा जाता था और बच्चे आते थे, वहां से एक एक करके नाम निकाला जाता था। उसका पूरा डिटेल्स प्रोसेस है, कौन कौन लोग सिलेक्ट होता था, किस किस कौन कौन लोग एलिजिबल है प्रशासन में। तो इन सब बारे में डिटेल्स इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। अब आते हैं कॉइन्स। ये
आदि मध्यकालीन भारतवर्ष में स्पेशली गुप्त पीरियड के बाद हम लोग जानते हैं कि कॉइन्स के उस लेवल में हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो डिक्लाइन ऑफ ट्रेड के बारे में ऐसा माना जाता है, और ऐसा सेंट्रल पावर ना होने के चलते भी इसका कारण माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि इस दौरान जो तीन शक्ति थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहारस एंड पालस, इस दौरान हम लोग को उस लेवल में कॉइन नहीं मिला। हालांकि लोकल लेवल में कुछ राजवंश थे जो कॉइन्स इशू किए थे, लेकिन वो बहुत ही हिस्टोरिकली उनका वैल्यू बहुत उस लेवल में नहीं है। हम लोग उत्तर भारत की तरफ ऐसा कॉइन्स उस लेवल में नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण की तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि उस दौरान हम लोगों को कॉइन्स ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था, लेकिन उसका जो साल और तारीख जो होता है ना, उसको लेकर थोड़ा विभ्रांति है। मतलब जो हम लोग देखते हैं कि मिल नहीं मतलब वो जो तारीख और साल मिलता नहीं है, उस लेवल में डिबेट रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि 200 सी के बाद ऐसा कॉइन्स, उससे पहले शायद कुछ कॉइन्स हम लोगों को मिले थे, कॉपर के कॉइन्स साउथ में, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद फिर से ये कॉइन्स की बात आते हैं। स्पेशली चोला डायनेस्टी के दौरान हम लोगों को दो तरह का कॉइन्स हम लोगों को मिलते हैं। एक है बराहा, जो चोला डायनेस्टी के दौरान हम लोगों को मिला है, जो पानो हुनो पैगोडा टाइप का, और जो पोर्तुगीज आए थे वो लोग भी एक कॉइन हमारे यहाँ पर चालू किए थे, पड़दाव। और ऐसा माना जाता है कि चोल डायनेस्टी के दौरान हम लोग का बहुत सारा कॉइन्स हम लोगों को मिलता है। दूसरी टाइप का जो कॉइन्स हम लोगों को मिलता है कि जो एक ऐसा कॉइन है जहां पर एक ताबू के नीचे ऐसा कोई एनिमल बैठा, बाघ बैठा है, और मछली का और तीर जो बोज बोलते हैं, वैसा चिन्ह हम लोगों को मिला है। तो इससे यही पता चलता है कि चोलस डायनेस्टी के दौरान कैसे प्रभाव था, ये कॉइन के दौरान दिखाने की कोशिश किए थे। हम लोगों को ये बात समझ में रखना है, अर्ली मिडिवल इंडिया में इंस्क्रिप्शंस हो या कॉइन्स हो, इन दोनों में शायद डेट को लेकर थोड़ा डिबेट है। बस यही है। भारतवर्ष को अगर अर्ली मिडिवल इंडिया हिस्ट्री को अगर जानना है, तो हम लोगों को जो भी रेफरेंस है, इस रेफरेंस के चलते, इस रेफरेंस को इस्तेमाल करके हम लोगों को हिस्ट्री को रचना करना है। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी मदद मिला होगा इस वीडियो से। तो तुम लोग बार बार ये वीडियो देखते रहो, और हम बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करो, ये वीडियो जरूर काम में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल में, तुम लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।